चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक बार हम पहले तो रिवीजन करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि चार्ट एक बार बनाएंगे, क्योंकि जैसा हम बार बार उसको बनाएंगे, बार बार लिखेंगे तो वो याद होगा। उसके बाद आज हमें कवर करना है टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। ठीक है, चलिए तो कमेंट्स को थोड़ा सा आप विराम दें और यहां ध्यान दें। और अगेन जैसा मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, मैं यहां पे लिखते जाऊंगा, पर आपको ये मानकर चलना है कि आप रियल क्लास में बैठे हो। मैं यहां वैल्यू लिखूंगा और वहां पे आप आंसर बोलते जाओगे। ठीक है, हाँ। इसके अलावा अब अगर कोई दिक्कत है तो हम क्लास के एंड में बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्लास ठीक चल रही है मोबाइल पे? ओके है। हाँ, अमन उस पे काम चल रहा है, रेशो के जो प्रैक्टिस शीट है उसके वीडियो पे काम चल रहा है। जैसे ही होगा आपको बताएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस में आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। जब कंप्लीट एक बार मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा तो आपको बता दूंगा किन क्वेश्चंस में करेक्शन है। ठीक है, ओके अभिषेक, थैंक यू। ओके, याद हो गए हैं? ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है, 1 का मतलब आप जानते हो, 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1/2 का मतलब क्या होता है? तो 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 33.33%, या 33 1/3, कुछ एक हम लिख लेंगे। 1/4 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 1/6 का मतलब क्या होता है? तो 16 2/3%, या पॉइंट में कहा जाए तो 16.66%। ठीक है, 1/7 का मतलब क्या होगा? तो 14 2/7%। 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5 या 12 1/2%। 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 1/9। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%। 1/11 का मतलब क्या होता है? 9 1/11%। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। देखो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, 9 में क्या होता है? 11 1/9, और अगर 11 आ जाए तो 9 1/11, दोनों इंटरचेंज होते हैं बस। ओके, फिर 1/12 का मतलब क्या होता है? 8 1/3%, या 8.33%, है ना। हमने इन पे बात नहीं करी, सॉरी इस पर 11.11% और ये 9.09%। फिर 1/13 का मतलब क्या होता है? 7 9/13, या 7.69%। 1/14 का मतलब क्या होता है? 7 1/7%, या 7.14%। एंड लास्ट 1/15 का मतलब क्या होता है? 6 2/3%, या 6.66%, है ना। और अब आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। हाँ विनय, अभी तक मुझे उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इस वीक कोशिश करेंगे यूट्यूब की सच्चाई का वीडियो बनाने का। स्क्वायर्स भी याद हो गए हैं, वेरी गुड। ओके सुदीप, ठीक है। देखो आप लोग को जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आप मेल कर दिया करो, या फिर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे बता दिया करो। अभी आप बताओगे तो भी क्लास के एंड तक मैं भूल जाऊंगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐप से रिलेटेड है, कुछ टेक्निकल, आप एक बार याद, सबसे बेस्ट है आप मेल कर दो। मेल नहीं कर सकते तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे बता दो, वहां पे देख लेंगे, तभी वो शॉर्ट आउट हो पाएगी। अदरवाइज आप यहां लिखोगे, मैं भूल चुका हूं लास्ट तक क्या दिक्कत आ रही है, तो वो सॉल्व नहीं होगी, है ना। इसलिए आप क्लास के अलावा और कहीं बता दिया करो, तो वो जो टेक्निकल टीम है उनको चली जाएगी प्रॉब्लम। हाँ आ जाएगी आज की क्लास समझ में। नरजिया, हाँ आज टेस्ट भी है नरेश, यूट्यूब पर टेस्ट है। ओके चलिए, तो ये तो हमारा पार्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पीडीएफ पर चलते हैं। देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था, आपको याद होगा। आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसको हम एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होती है? ओके ठीक है, देखिए 24 कैरेट सोना जो है, आपको पता है जो सोना होता है एकदम शुद्ध जो वैल्यू होती है, 100%। अगर हम गोल्ड की बात करें तो 100% गोल्ड जो है वो कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट होता है। ठीक है, अब अगर आपने ज्वेलरी कभी आप खरीदने गए हो किसी के लिए, या अपने मदर पेरेंट्स के साथ, या कभी भी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी भी आप 24 कैरेट सोना नहीं खरीदते हो,
या कभी भी कोई ज्वेलरी आप खरीदते हो तो 24 कैरेट की नहीं होती है ना। उसके पीछे कारण ये होता है कि अगर एकदम प्योर गोल्ड होगा उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, उसको बनाने में दिक्कत आती है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ता है, अदर मेटल्स, दूसरी धातुएं मिलाते हैं, तब जाके वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और उसको फिर हम ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट कर पाते हैं, है ना। तो 24 कैरेट में आपको ज्वेलरी बहुत कम मिलेगी, आप बहुत कम बनाओगे, या तो आप 22 कैरेट बनवाओगे या उसके बाद ज्यादा तो बजट कम है तो फिर अधिकतर 18 कैरेट चलता है, ये दोनों ज्यादा चलते हैं, ठीक है। एक जनरल नॉलेज वाली बात मैं कर रहा हूं। अब यहां पे आप कभी ज्वेलरी शॉप पे जाओगे ना, आप पूछोगे कि आपको कोई रिंग पसंद आ गई, आपने पूछा कि ये रिंग में कौन सा गोल्ड है, वो उसको कहते हैं 913, क्या बोलते हैं, सॉरी 916। अब आपको उस समय तो समझ नहीं आता, या कुछ लोग तो जो एकदम बिंदास होते हैं पूछ लेते हैं हमें नहीं पता 916 का मतलब क्या है। तो ये 916 गोल्ड क्या होता है भाई, प्योर गोल्ड को वो बोलते हैं कि ये पूरा 24 कैरेट है। फिर आपने पूछा कि ये वाला गोल्ड क्या है, वो बोलेंगे 916 है। 916 को एक्चुअल में क्या होता है, ये है 91.66%, है ना। तो 91.66% को वो लोग शॉर्ट में बोलते हैं 916, और 91.66% का मतलब होता है 91 2/3, ठीक है। और ये जो 91 2/3 है एक्चुअल में वो किस गोल्ड की बात कर रहे हैं, 22 कैरेट गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो इसलिए वो हमेशा शॉर्टकट में क्या बोलते हैं कि ये जो आपको रिंग पसंद आई है ये 916 गोल्ड है, एक्चुअल में वो 24 कैरेट नहीं है, वो 22 कैरेट गोल्ड है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो देखिए बहुत आसान है। आपको पता है कि 100% जो गोल्ड है अगर वो 24 कैरेट हो तो 22 कैरेट की वैल्यू क्या होगी, आपको बस इतना सा सॉल्व करना है, ठीक है। अगर 100% जो गोल्ड है वो हम 24 कैरेट कंसीडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 22 कैरेट जो गोल्ड है वो क्या माना जाएगा, बस इतना सा आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 91 2/3%, या इसी को हम अगर डेसिमल में कहें तो 91.66%, ठीक है। तो 22 कैरेट जो गोल्ड होता है वो एक्चुअल में उसमें गोल्ड कितना परसेंट होता है, 91.66%, और बचा हुआ जो होता है वो दूसरी मेटल होती है। क्लियर है, सभी का आंसर ही आ गया। अच्छा, आपसे बोला जाए कि भैया बताइए 18 कैरेट में गोल्ड कितना होता है, अगर आपने 18 कैरेट की कोई ज्वेलरी लाए हो तो एक्चुअल में उसमें गोल्ड का परसेंटेज कितना है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। 100% गोल्ड जो है वो 24 कैरेट होता है, तो 18 कैरेट मतलब कितना परसेंट, ठीक है। 6 से कैंसिल होगा 4 बार, 6 से कैंसिल होगा 3 बार, 4 से कैंसिल होगा 25 बार, और 25 का 3 गुना, मतलब 18% कैरेट अगर आप गोल्ड लाए हो तो एक्चुअल में वो कितना परसेंट गोल्ड है, 75% गोल्ड है, ठीक है। हाँ, ये कई लोगों को पता नहीं होता है 916 का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं हमेशा पढ़ाते पढ़ाते बता देता हूं। कल को शादी होगी, ज्वेलरी खरीदने जाओगे तो इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो ये वाला हो गया हमारा 91 2/3%। स्क्रीनशॉट में आपको मैं दोनों दे दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, और देखो इनके मैं आपको जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, इनके प्रैक्टिस शीट में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। तो यहां जैसे ये क्वेश्चन मैं एक करके बताऊंगा क्योंकि एक ही काफी है, बाकी प्रैक्टिस शीट में आपको 2-3 क्वेश्चंस में दे दूंगा तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए जहां प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होगी वो क्लास में करेंगे, जहां ऐसा लगेगा कि ये एक क्वेश्चन काफी है या 2 क्वेश्चंस काफी है, बाकी प्रैक्टिस शीट में आपको मिल जाएगा, तो उसकी चिंता मत करिएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने पहन के रखा है। हाँ कांतिलाल, आपका तरीका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, करेक्ट। देखिए इसको करने का हम तरीका देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो 15/16 प्राप्त होता है। देखो आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं, अंश मतलब होता है न्यूमरेटर और हर मतलब होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। आप इनको थोड़ी देर के लिए x और y मान लो, ठीक है। अंश x हो गया, हर y हो गया। अंश को 50% बढ़ाया, 50% का इंक्रीमेंट है। अब एक बात आपको पता है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। कभी भी इंक्रीमेंट होगा तो प्लस
और कभी डिक्रीज करोगे तो माइनस, वृद्धि होगी तो प्लस और कमी करोगे तो माइनस, ये आपको पता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि अंश में 50% की वृद्धि करी, भाई मुझे नहीं पता कि वो पहले क्या था, मैंने एक्स मान लिया, इसको 50% बढ़ाया तो इसको हम लिख सकते हैं 150%, और इसको 10% कम किया तो 10% कम किया तो 100 में से 10 गया, कितना हो गया 90%। और इतना प्रोसेस होने के बाद आपको वैल्यू क्या मिली होगी 15/16। इतनी बात सभी को समझ में आई? बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं देख पा रहा हूं सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, देखो हमने इसको 50% बढ़ाया, मतलब वो पहले 100 था अब 150% हो गया। इसको 10% कम किया, मतलब ये अब 90% हो गया, जिससे रिजल्ट क्या आया 15/16, 15/16। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई को यहीं रहने दो। ठीक है, परसेंट तो मैंने आपको लिखकर बताया, आप अगली बार लिखोगे नहीं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 यहां, 16 यहां, ये है। अब ये 90 ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और आपका 150 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, ऊपर बचा 9, नीचे बचा 16। आपका आंसर आएगा कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो कितना था 9/16, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हां, अब अगली बार जब आप करोगे ना, ये समझ में आ गया सभी को, नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आप इतना सारा भी मत लिखना। ठीक है, आप अगली बार जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको करना कहां से है मैं बताता हूं। ठीक है, आपको पता है कि आपका फ्रैक्शन जो है वो 15/16 बन गया है, तो 15 ऊपर 16 नीचे। ठीक है, ये हो गया, एक लाइन आप खींचना। इसको 50% बढ़ाया तो आप डायरेक्ट 150 यहां लिखो, और इसको 10% कम किया तो आप डायरेक्ट 90 यहां लिख दो, तो एक स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा 9/16। तो नेक्स्ट टाइम कभी ये क्वेश्चन आए तो आप बस इतना ही करना है ना। ऐसा क्यों करना है उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, और इतना काम हम अपने माइंड में ही कर सकते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन को यहां से करने की कोशिश करना। ओके, ठीक है, यस, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टाइप चेंज होगा, अब आ गया है हमारा टाइप नंबर 5। इसमें और थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइप नंबर 5 जो है ये भी मिक्स क्वेश्चंस का टाइप है। इसके बाद फिर ग्रुप चालू हो जाएगा, है ना, ये आखिरी टाइप है। इसके बाद फिर पास फेल, इलेक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, पॉपुलेशंस, फिर ग्रुप चलेगा पूरा का पूरा। तो यहां और हम थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं, और यहां पे जहां जरूरी होगा मैं सॉल्व करके बताऊंगा, अदरवाइज आप लोग करना उसको। ओके, आदर्श अब आप क्लासेस अटेंड कर लो पुरानी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो देखें, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा कहा है अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, या डिफरेंस कम ज्यादा का मतलब होता है हमेशा लेस या मोर, कभी भी ये वर्ड आता है तो। दूसरा आपसे बोला है दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो संख्या क्या है। ओके, ये वाला क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आया है, और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं, आप कुछ भी मान लो, कोई संख्या है, उसको दो भागों में बांटा, एक को हम एक्स नाम दे देते हैं, एक को वाई। ओके, पहले भाग का 80%, तो पहले भाग का 80%, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, बाकी आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है ना, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का। समझ में आ रही बात? पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। अधिक या कम मतलब हमेशा क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बीच में क्या लगेगा माइनस लगेगा, अंतर आया तो माइनस लगेगा। क्लियर है? चलो आगे, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। ठीक है, दूसरे भाग का 80%, तो दूसरा भाग है y, y का 80% पहले भाग के फर्स्ट पार्ट के 90% से 6 अधिक है। तो आपको ये इक्वेशंस नहीं दिख रहे हैं, ये अल्टीमेटली इक्वेशन ही बन रहे हैं सारे। ठीक है, अब इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैं आपको करके बताता हूं, यहां बता देता हूं। देखो 80% का मतलब होता है 4/5, ये सबको पता है ना। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 3/5।
ओके 80% वही हो जाएगा। 90% का मतलब क्या हो जाएगा? 90% का मतलब हो जाएगा 9/10। तो अब आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो मैं 80% की जगह 4/5 रखूंगा, तो आप मुझे बताना क्या ये 4x/5 होगा क्या? माइनस 60% का मतलब 3/5, तो 3y/5 इक्वल में 3। क्लियर है? फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, x के नीचे x होना चाहिए ना, तो इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो 90% मतलब 9/10, 9 से गुणा होगा, नीचे 10 जाएगा, तो ये आएगा आपका 9x/10 प्लस y को हम उधर ले गए, 80% की जगह 4/5 आएगा, ये हो जाएगा आपका 4y/5 इज इक्वल टू 6। इसके आगे कर लोगे क्या? बताओ जल्दी से। ठीक है, एलसीएम लेके आप इसको सही कर लेना। यहां एलसीएम 5 और 5 है, इधर केवल 5 का मल्टीप्लाई होना है, यहां से 5 हट जाएगा। यहां 10 है, इसको हम 8 कर देंगे, एलसीएम 5 लेंगे, 5 का गुणा उधर हो जाएगा। एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालनी है और आपसे पूछा है देन द नंबर इज, तो एक्स और वाई दोनों मिल जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका ऐसा ही रहेगा, इसलिए इसको आप लोग कर लेना। हो जाएगा? बताइए जल्दी से, कर लेंगे सब लोग? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसको देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप इसको कम से कम 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ना, फिर देखेंगे। पढ़िए आप इसको पहले अच्छे से। हाँ नरेश, रखेंगे टेस्ट, जल्दी रखेंगे। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, है ना। या खुशी, गुड इवनिंग। ओके, अब्दुल ने सॉल्व कर लिया है, 135 आंसर बताया है। ठीक है, सॉल्व करो, नहीं तो कल मैं करके बता दूंगा, कोशिश तो करा करो। भरत सब कुछ क्लियर है? मोबाइल की क्वालिटी आप चेंज करके देखो, वीडियो की क्वालिटी को। चलिए देखें क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% ज्यादा मिला, डी को 500 में से 320 अंक मिले, तो ए को कितने प्राप्त हुए? ओके, देखो 4 लोग हैं हमारे पास, ए बी सी और डी। ठीक है, टोटल 500 मार्क्स हैं और उसमें से 320 मार्क्स मिले हैं किसको? डी को। डी को मिले हैं 320। अब आप यहां पे एक तरीका है, पहले एबीसीडी का रेशो बनाओ, और उससे ज्यादा बेटर है कि हम इसको डायरेक्ट करें। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। यस, ये डिपेंड वाला क्वेश्चन है, करेक्ट। तो ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, सी डिपेंड है डी पर। तो मैंने आपसे हमेशा कहा था कि डिपेंडेंसी में हम सबसे पहले लास्ट वाले पर्सन से स्टार्ट करेंगे, ये सबको याद भी आ गया है ना। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करो। आप ये बताओ 500 मार्क्स को छोड़ो, डी को कितने मार्क्स मिले हैं? 320। तो आप डी को डायरेक्ट 320 नंबर लिख दो। अब उल्टा चलो, सी के पास डी से 25% ज्यादा है। ओके, सी के पास डी से 25% ज्यादा है, तो 320 का आप डायरेक्ट, चलो 25% निकालो आप, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 25 से 4 बार कैंसिल होगा, 4 से 80 बार कैंसिल होगा, मतलब सी के पास 80 ज्यादा है, तो 320 प्लस 80 दैट इज 400। तो मतलब सी के पास कितने नंबर हैं? 400। आगे बढ़ो, बी के पास सी से 10% कम है, बी के पास सी से 10% कम है, तो आपको पता है 400 का 10% अगर आप निकालोगे तो वो 40 होता है, तो 40 कम है, मतलब बी के पास कितने होंगे? 360। ए के पास बी से 25% ज्यादा है। ओके, सो 25% अगर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? 360 का 25% निकालेंगे,
तो 25% मतलब 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से इसको आपने कैंसिल किया तो ये आ गया 90। मतलब उनके पास, ए के पास 90 ज्यादा है, तो 360 प्लस 90 आपको सबके मार्क्स पता चल गए। आपसे पूछा है ए के मार्क्स बताइए, ए के मार्क्स कितने हैं? 450। समझ में आ गया होगा सभी को? यस, राइट। ओके, ए डिपेंड था बी पर, बी डिपेंड सी पर, सी डिपेंड था डी पर। तो डी के पास कितने मार्क्स हैं? 320। आपसे बोला था सी के पास डी से 25% ज्यादा है, तो आपने 25% निकाला 80, 80 ज्यादा है, 80 प्लस किया, सी के पास हो गए 400। बी के पास सी से 10% कम है, तो 10% कम है, वैसे भी दिख रहा है 40 कम होंगे, 40 कम कर दो, 360 आ गया। और ए के पास बी से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, मतलब 360 का 25% निकाला हमने 90, 90 ज्यादा है, आपने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मेरा यहां पे एक सजेशन ये रहेगा कि आप ये प्लस माइनस को थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हो। आप अपना कैलकुलेशन कैसे कम कर सकते हो, इस बात को आप देखिए। यहां पे देखो, आपको पता है कि डी के पास है 320 मार्क्स और सी के पास 25% ज्यादा है। मैंने हमेशा कहा कि हर चीज होती है 100 और 25% ज्यादा है मतलब 125। तो अगर आप डायरेक्ट उसका 125% निकाल दोगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा, फिर आपको ये प्लस नहीं करना पड़ेगा, सीधा 125% निकाल दो। भाई देखो, पहला तरीका है 25% निकाल कर जोड़ो, दूसरा तरीका है डायरेक्ट 125% निकाल दो। कैसे? अब देखो, 125% का मतलब क्या होता है? 125% का मतलब होता है 5/4, 125/100, 25 से 5 बार कैंसिल, 25 से 4 बार, तो आप डायरेक्ट 5/4 कर दो। 4 से कैंसिल हुआ 80 बार, 80 का 5 गुना क्या होता है? 400, सीधा पता चल गया। अच्छा, अब देखो, बी के पास सी से 10% कम है, 10% कम है, तो बताओ किसका गुणा करेंगे? 90/100 का। 2 0 से 2 0 गए, 90 का 4 गुना, 360 आ गया, सीधा आ जाएगा। अच्छा, ए के पास बी से 25% ज्यादा है। देखो 25% का मतलब मैं बता चुका हूं 5/4, सीधा 5/4 कर दो। 4 से कैंसिल होगा 90 बार, 90 का 5 गुना 450। तो इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। क्लियर है? नीतीश, ऐप को रिफ्रेश करना, सब कुछ सही है, हमने चेक कर लिया है, आपने शायद बताया था, सब कुछ सही है उसमें। हाँ, यहां फ्रैक्शन मत लगाओ रजत, फ्रैक्शन के लायक नहीं है, और अगर लगाना ही है तो फिर इस तरीके से आप कर लो, एक ही बात है। समझ में आ गए दोनों तरीके? मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि या तो 25% निकाल कर जोड़ दो, या आप क्या करो, डायरेक्ट 125% निकाल दो। किसी को यह बात समझ में नहीं आई हो तो नो लिख दो, और समझ में आ गया है तो यस लिख दो। यस लिखना जरूरी नहीं है, सब कुछ नहीं बोलोगे मतलब यस है, और नो लिखना है तो जरूर आप लिख दें। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू आपको तब लेना है, एक्स और वाई में हमेशा जो छोटा होता है उसको एक्स लेते हैं, जो बड़ा है उसको वाई, उसको फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। पहला वाला अच्छा है, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज आप समझ लो, ये आगे तक आपको काम आएगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, सुनो। मैंने आपसे कहा कि ए के पास बी से 30% रुपए अधिक हैं। ए के पास बी से 30% ज्यादा है, और बी के पास मान लो 5,000 रुपए हैं। ठीक है, बी के पास कितने हैं? 5,000। ए के पास बी से 30% ज्यादा है। अब बात समझना, पहला तरीका क्या है कि आप 5,000 का पहले तो 30% निकालो। ठीक है, तो अगर आप 30% निकालोगे तो वो कितना आएगा? 1,500। ठीक है, मतलब ए के पास बी से 30% ज्यादा है, 30% मतलब 1,500 ज्यादा है, तो 5,000 में 1,500 जोड़ दिया तो आया कितना? 6500। एक तरीका, बच्चों वाला तरीका। अब आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट करें कैसे? तो दूसरा तरीका यह है कि 30% ज्यादा है, मतलब 100% तो है और 30% ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट 130% निकाल दो। इससे फायदा यह होगा कि सीधा आपका 6500 आ जाएगा। इतना समय आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, प्रियंका टेस्ट ऐप पर ही होगा, बिल्कुल जब भी होगा मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। समझ में आया? या तो 30% निकाल कर जोड़ो या डायरेक्ट 130% निकाल दो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, इसी सवाल में ऐसा होता कि ए जो है बी से 30% कम है,
कितना 30% कम है। तो वही हो गया पहला तरीका कि 5000 का 30% निकालेंगे, वो वापस से 1500 आएगा और 1500 कम कर देंगे। 5000 में से 1500 कम किया 3500 आ गया। दूसरा मैं डायरेक्ट निकालना चाहता हूं तो कैसे करेंगे, ये 5000 हो गया, 30% कम है, 30% कम है मतलब कितना परसेंट है, 70% है। तो आप 70% निकालोगे डायरेक्ट 3500 आ जाएगा। ओके ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा आपको आगे और ये कैलकुलेशन कम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, या ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर इसको हम लोग कर लेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। ओके सभी को समझ में आ गया है? ओके पूजा आप नए हैं, ओके वेलकम पूजा। चलिए दो संख्याएं a और b इस प्रकार कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। a और b का अनुपात क्या होगा? इसमें भी मैं आपसे चाहूंगा कि इसको आप लोग खुद से करना। कैसे करना है मैं वापस से बता देता हूं। आपसे पहले बोला है a का 5%, ठीक है, प्लस b का 4%। देखो a का 5%, a का 5% और b का 4%, ठीक है। दूसरी तरफ है a का 6% और b का 8%, a का 6% और b का 8%, ठीक है। ये हो गया दोनों तरफ। अब हमें इन्हें इक्वल करना है तो पहले तो बराबर लगा देते हैं। a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, मतलब इधर आपको 2/3 से गुणा करना है, ठीक है। देखो a का 5% और b का 4% का जो योग है वो किसके बराबर है, a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, ठीक है। अब आप कुछ मत करना, देखो दोनों में परसेंट कॉमन निकल जाएगा और दोनों तरफ से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये क्या बनेगा 5a प्लस 4b। देखो बहुत आसान है, बराबर ये क्या बन जाएगा 6a प्लस 8b, ठीक है। और इनटू में क्या है 2/3, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, चलो कर ही लेते हैं। तो ये आपका बन गया 15a प्लस 12b इक्वल में 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा 12a प्लस 16b। फाइन, फिर 15 में से आपका 12 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 3a, 16 में से 12 माइनस हो जाएगा बचेगा 4b। ओके, a यही रहेगा, b नीचे आ जाएगा, 4 उधर ही रहेगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो a और b का रेशो क्या बनेगा 4:3। हाँ पूजा आप आज क्लास देख लो, बाकी आप पुरानी क्लासेस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा थोड़ा सा समझ में आपको। ओके समझ में आ गया सभी को? तो बस हमने कुछ नहीं करा, a का 5% और b के 4% का जो योग है वो बराबर है a के 6%, b के 8% के 2/3 के। इन्हीं के आगे का लिखा है ना, मतलब इन्हीं में हमें 2/3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, a एक तरफ b एक तरफ, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? हाँ नरजिस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, बनने लगेंगे। इस चैप्टर को और पढ़ लो परसेंटेज को, उसके बाद आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आएगा। तो अभी आप कॉन्फिडेंस की चिंता मत करो, सब बनेगा, धीरे धीरे सब बनेगा, चिंता मत करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। यस, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप इसको। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. What is the percentage error in the calculation? ठीक, हाँ बिल्कुल, बैंक का भी पूरा कवर होगा, डोंट वरी। ओके मनोज जी इंग्लिश में ही बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग की क्लास में नींद आती है, मैथ्स में नहीं आती। ठीक है नीरू,
यस निशा, वेरी गुड, 64 करेक्ट आंसर है। चलिए देखो देखो यहां पे एक तरीका है, एक मेथड हो सकती है कि हम इसको x से करें, और दूसरी मेथड हो सकती है कि हम इसको कुछ एज्यूम कर लें, कुछ मान लें, है ना। तो x से भी कर सकते हो, एज्यूम भी कर सकते हो। इजी यहां पे एज्यूम करने वाली मेथड रहेगी। देखो मैं आपको बता देता हूं, पहले एज्यूम करने वाली मेथड बता देता हूं, फिर आप अपने आप समझ जाओगे x वाली मेथड कैसे होगी। देखो हमारे पास कोई नंबर है, मैंने आप में से किसी से कहा कि भाई 5/3 से मल्टीप्लाई करो। मैंने आपसे क्या कहा, 5/3 से गुणा करो। आपने सुनने में गलती कर दी और आपने उसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कहा क्या था, 5/3 से गुणा करो, आपने 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पे आंसर में तो चेंज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कोई नंबर एज्यूम करेंगे। ठीक है, या तो x लिख दो दोनों जगह, या बेटर है कि हम कोई नंबर एज्यूम करें। अब हमें ऐसा नंबर एज्यूम करना है, देखो नीचे क्या है, 3 और 5। ऐसा नंबर लो जो 3 और 5 से कट जाए, या उसको कहें हम कि 3 और 5 का एलसीएम लेना है, एक ही बात है ना। कोई भी नंबर ले लो, एलसीएम से आप बड़ा नंबर भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नंबर लो जो 3 और 5 दोनों से कैंसिल हो जाए, तो 3 और 5 दोनों से कैंसिल होने वाला नंबर सबसे छोटा है 15। आप 15 ले लो, 30 ले लो, 30 ले लो, 45, कुछ भी ले लो, आंसर सबसे सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि 15 लेने में ही सही आएगा, आप 30 रख देना, 45 रख देना, 60 रख देना, 15 के टेबल में जो नंबर आता है, 15 के पहाड़े में जो नंबर आता है आप रखो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो अब देखो मैंने आपसे कहा कि भाई 15 में 5/3 का गुणा करो, आपने सुनने में गलती कर दी, आपने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर चेंज आएगा। अब पता लगाते हैं आंसर क्या आया। 3 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करा 25। ओके, 5 से कैंसिल हुआ 3 बार, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करा 9। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाला करेक्ट आंसर है, आंसर आना चाहिए था ये वाला, पर आपने गलती कर दी इसलिए आंसर 9 आ गया। ठीक है, आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन आया कितना, 9, गलती हो गई। तो आप ये देखो कि कितने की गलती हुई, 25 के बदले 9 ले आए, मतलब आपने 16 की गलती करी, 16 की गलती करी। ठीक है, अब यहां अगली चीज यह है कि हम हमेशा कंपेयर करेंगे करेक्ट आंसर से। भाई सही आंसर तो 25 लाना था ना, 25 लाने में आपने 16 की गलती कर दी, तो नीचे हमेशा करेक्ट वैल्यू रखेंगे, जो सही आंसर आना चाहिए था वो रखेंगे, और यहां ऊपर हम हमेशा रखेंगे उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का अंतर। और अब बस मल्टीप्लाई आप 100 का कर दो, 25 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, 16 का 4 टाइम्स, आंसर आएगा कि आपने कितने परसेंट की गलती करी है, 64% की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ नीतीश, क्लास में आपको मैं बोलता हूं थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। मैंने कहा है 3 और 5 का एलसीएम लेना है, अल्टीमेटली ऐसा नंबर लेना है जो 3 और 5 से कैंसिल हो जाए। बस आप 15 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, सबसे सेम आएगा। क्लियर है, समझ आया सभी को। तो आपने देखा कि आंसर आना चाहिए था 25, आ गया 9, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 16 का, 16 की गलती हुई। नीचे हमेशा करेक्ट आंसर रखना, मल्टीप्लाई 100 से करना, आपको पता चल जाएगा एरर परसेंट, गलती का प्रतिशत कितना है, 64। क्लियर है, ओके शुभम, ठीक है। हाँ देखो, फ्रैक्शन में अजय हो या ना हो, आप हमेशा ऐसे ही करना। ठीक है, अगर वैसे ये हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, अगर मल्टीप्लाई में आए तो और अच्छा है। नहीं अंजलि, डायरेक्ट उल्टा कर देंगे तो उससे क्या होगा, डिफरेंस इन दोनों का लेना है। आंसर आना था 25, आया 9, तो 25 में से आप 9 का डिफरेंस लोगे ना, 25 माइनस 9, ये आपको मिला 16, है ना। और नीचे हमेशा करेक्ट वाला आंसर रखना है, मल्टीप्लाई 100 से करना है। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये एक तरीका हमने डिस्कस किया, दोनों में आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, आप यहां पे 30 रख दो, 45 रख दो, 60 रख दो, आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक है, अब ठीक है, चलिए देखिए
नेक्स्ट कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसको x से कैसे करेंगे। तो देखो x से अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सपोज नंबर x था और x से आप 5/3 में मल्टीप्लाई करने के बदले x को आपने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका नंबर 5x/3 आना था, आ गया आपका 3x/5। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 5x/3 माइनस 3x/5 अपॉन में क्या रखोगे, ये तो डिफरेंस है, और अपॉन में रखोगे करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना है 5x/3 और मल्टीप्लाई करोगे 100 से। इसको सॉल्व करने पर भी आंसर आपका 64% ही आएगा, पर मैं आपको इससे करने की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा। ओके, देखो जिनका वीडियो नहीं चल रहा है आप एक बार क्लोज करो, मैं लिख भी देता हूं एक बार। ठीक है, कुछ लोगों की वीडियो अभी नहीं चल रही है, तो इससे आपको करने में मजा भी नहीं आएगा और इसलिए इससे आपको नहीं करना है। ठीक है, एक्स वाला तरीका, इसलिए हम बिल्कुल इसकी सलाह नहीं देंगे कि आप इसको इस तरीके से करें। हाँ बिल्कुल खुशी होंगे मेंस लेवल के भी। चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एकदम सेम क्वेश्चन है और यहां पे थोड़ा सा मिसिंग है, 7/6 के बजाय 6/7, और यहां इंग्लिश में भी मिसिंग है इंस्टेड ऑफ 6/7। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बन जाएगा। क्या करेंगे हम, 7/6 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से 6/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेन हमें क्या देखना है, नीचे वाले नंबर्स, नीचे क्या है, तो नीचे हमारे पास है 6 और 7, तो 6 और 7 मतलब क्या नंबर ले सकते हैं 42। तो आप इमेजिन कर लो, एज्यूम कर लो कि दोनों जगह 42 है, तो आंसर आना चाहिए था 49, लेकिन आंसर आ गया आपका 36। दोनों में डिफरेंस कितने का है 13 का, अपॉन में करेक्ट वाला आंसर इंटू 100 कर लोगे इसके आगे। ठीक है, यहां 6/7 है, शीट में आपको करेक्ट होके मिल जाएगा। सही चल रहा है अब ना, ठीक है। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे आप देखो, इसको सॉल्व करे बिना भी आप आंसर ला सकते हो। ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इसको थोड़ी देर के लिए 50% मान लो। देखो एग्जैक्ट आपको आंसर लाना है, पर आप देखो सबसे अच्छी बात यह है कि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो हम ऐसे केस में हम बिना सॉल्व करे भी एग्जैक्ट आंसर ला सकते हैं, वो भी कम से कम मेहनत के। ओके, तो आप क्या करोगे, ऊपर 13 है, नीचे 49 को 50 मान लो और इंटू 100 कर दो। तो 50 से कैंसिल हुआ 2 बार, 13 का दुगना 26, मतलब जो भी आंसर है वो 26% के आसपास आएगा, और 26% के आसपास क्या है बी, बस यही एक आंसर है, बाकी सब तो काफी दूर है। और अगर कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऑप्शंस वो जरूर ऐसे देंगे कि आपको कम मेहनत में आंसर निकालते बनेगा, है ना। मैंने ऑप्शंस बिल्कुल चेंज नहीं करे, जैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था एज इट इज ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं यहां पे। समझ में आया भाई। तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, इसको भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा। अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन जिसको हम बोलते हैं, या लगभग मान निकालना बोलते हैं। तो 49 को हम थोड़ी देर के लिए 50 मान लेंगे, 50 माना तो 26% आया, मतलब आंसर 26% के आसपास आएगा, है ना। तो एक ही ऑप्शन है 26.53। ओके, आज मे भी थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, यहां पे आज काफी बारिश हो रही है, सो उसके कारण हो सकता है कुछ नेटवर्क का इश्यू हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ के 5% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% to 5%, द परसेंटेज ऑफ स्लम्प इन बिजनेस इज। ओके, क्लियर है वीडियो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ आपके इंटरनेट पर भी डिपेंड करता है, इंटरनेट
स्लो होगा तो शायद वीडियो स्लो चल रहा हो आपके पास। ओके, विशाल ने सबसे पहले आंसर दे दिया है डी, 20%। शोभिक, वीडियो सॉल्यूशन में अभी 2-3 दिन और लगेंगे। अच्छा, कन्हैया बोल रहा है 1500 रुपए में 15,000 की क्वालिटी मिल रही है। चलो अच्छी बात है भाई। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको क्वालिटी बहुत बेस्ट मिलेगी। मनोज जी, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मतलब प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। रेलवे हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, क्लर्क हो गया, उस लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलो ओके, देखो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं इसको करने का। ब्रोकर्स आप समझते हो, ब्रोकर्स जो होते हैं उनकी जो इनकम होती है उसको ब्रोकरेज बोलते हैं, जिसको हिंदी में दलाली बोलते हैं। दलाल, और दलाल की जो कमाई होती है उसको दलाली बोलते हैं, ठीक है। होता यह है कि देखो भाई, उसने कोई प्रॉपर्टी बेची, कोई भी चीज बेची, तो उसको पहले 4% ब्रोकरेज मिल रही थी, पहले 4% दलाली मिल रही थी। अब उसको वही दलाली जो है 5% मिलने लगी, ठीक है। पहले हम उसको 4% कमीशन देते थे, अब 5% कमीशन दे रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात, फिर भी उसकी आय अपरिवर्तित है ना। यहां इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो इनकम जो है उसकी अनचेंज्ड है। मतलब क्या हुआ, कमीशन तो बढ़ा लेकिन इन हैंड जो आना था वो उतना का उतना ही है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहां जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, जो वैल्यू यहां आएगी वही वैल्यू यहां आएगी, दोनों जगह सेम आएगा। अब सुनना ध्यान से, सपोज करो कि उसने 5 फ्लैट बिकवाए, कोई मल्टी है उसके 5 फ्लैट बिकवाए, है ना, और उस पे उसको 4% कमीशन मिला। मतलब उसकी इनकम कितनी हो गई, 20%। को अब इग्नोर करो, ऐसे ही देखो, 5 फ्लैट बिकवाए और उसको 4 रुपए मिले, मतलब उसकी इनकम कितनी है, 20, ठीक है। अब उसका इनकम जो है उसका कमीशन बढ़ गया, अब वो 5% कमीशन ले रहा है, पर इस बार उसने 4 फ्लैट ही बिकवाए, तो अभी भी उसकी इनकम कितनी है, 20। ये मतलब है उसका, समझ में आया। 5 फ्लैट उसने बेचे 4 रुपए के प्रॉफिट पे, तो उसने कितना कमाया, 20। अब 5 रुपए प्रॉफिट कमाएगा, पर इस बार कोरोना के कारण 4 ही बिके, एक कम बिका पिछले साल के मुकाबले, तो अभी भी कमाया उतना। इनकम तो देखो रिजल्ट सेम है, पहले भी 20 कमाता था, अभी भी 20 कमा रहा है। तो पहले वो 5 सेल कर देता था, अब 4 ही सेल कर पा रहा है। कितने की कमी आई, 1 की। ओके, किस पर आई, हमेशा लास्ट ईयर को बेस लेते हैं इनटू 100, तो हम कहेंगे उसका जो इनकम है उसमें कितने परसेंट की गिरावट आई, 20% की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तृप्ति, बैंकिंग के लिए बिल्कुल है, पर बैंकिंग में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। अभी आप आगे थोड़ा सा बढ़ो, बैंकिंग के क्वेश्चंस भी पूरे हैं इसमें, पर इतने इजी क्वेश्चन बैंक में नहीं आते। समझ में आया कि नहीं आया भाई। 4% मिलता था, 5 मिल रहा है, पर पहले 5 चीजें बेचता था, अब 4 ही बेच पा रहा है। तो 5 बेचता था, 4 बेच पा रहा है, 1 की कमी हो गई ना, ठीक है। और किस पे कमी हुई, 5 पे, इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। अब नेक्स्ट टाइम आप अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो कैसे करोगे, सुनो। अगली बार आप हमेशा इस रेशियो को पलटाओगे। कभी भी आपने देखा कि इनकम अनचेंज्ड है, आय अपरिवर्तित है, तो अगर 4 से 5 दिया है तो तुरंत इसको पलट के 5 से 4 कर देना, है ना। तो आपने देखा डिफरेंस 1 का है, नीचे 5, हमेशा ये बेस रहता है, इंटू 100, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। सपोज करो मैंने आपसे कहा कि एक एजेंट को पहले 10% कमीशन मिलता था, अब 11% मिल रहा है, पर उसकी इनकम अभी भी सेम है। मतलब पहले वो 11 चीजें बेचता होगा, अब 10 ही बेच पाया। कितने का डिफरेंस आया, 1 का, 11 इंटू 100, तुरंत आंसर क्या बोलोगे, 9 1 बाय 11%, उसका बिजनेस कम हो गया। क्लियर है। ओके, क्लियर है, ठीक है। आकांक्षा, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
जितने की भी कमी आए, अरे इसमें कमी का कोई खेल नहीं है, कुछ भी कमी आ जाए, भाई आपसे बोलेगा कि 8 से 11, पहले 8% कमीशन मिलता था, अब 11 मिल रहा है, तो आप तुरंत यहां 11 से 8 लिख दोगे। कितने का डिफरेंस आया? 3 का, नीचे रखा आपने 11, मल्टीप्लाई करा 100 का। बात वही है, डिफरेंस कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अजय, सेल्स का रेशो नहीं दिया है वो हमें मानना पड़ेगा ना। हम इनकम को सेम कब बनाएंगे? इनकम सेम बनाने के लिए हमें सेल्स का रेशो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि उसकी इनकम एज इट इज रहे, इसलिए सेल्स का रेशो हमें अपने मन से मानना पड़ेगा। हाँ सचिन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी इसका और एक टफ वर्जन भी है, आगे आएगा, थोड़ा सा चैप्टर जब एंडिंग में आएगा ना, तो इसी में और 2-3 कंडीशंस होती है, ये एक है, 2 कंडीशंस और है, उसको आखिरी में करेंगे। अभी बस इस बेसिक पे फोकस करो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप नंबर 6 स्टार्ट होगा। प्रिंस कमी होगा तब भी सेम ऐसे ही करेंगे। हाँ प्रियंका, आप उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे आएगा जो आप बोल रहे हो, आगे आएगा वो। हाँ छत्रपाल, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल। देखो प्रकाश, मैं क्या करूं, आप लोग के कमेंट्स इतने आते हैं कि आप मुझे स्लो कर देते हो। आप लोगों से मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई मुझे कुछ इतना सा भी मानते हो, जब भी क्लास चले तो जो चल रहा है उसकी बात किया करो। नुकसान आपका है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं परसेंटेज और आप बात पता नहीं कहां कहां की करते हो, फिर मैं अगर आपको जवाब नहीं देता हूं तो फिर आप उसी कमेंट को 10 बार लिखते हो। आप ये सोचो कि आप नुकसान किसका कर रहे हो। आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो, है ना। मैं परसेंट पढ़ा रहा हूं, कोई मुझसे पूछ रहा है सर एसएससी की एज क्या आएगी, कोई पूछ रहा है सर रेलवे का पैटर्न बता दो, कोई बोल रहा है सर पीएससी के में नंबर कितने लाने पड़ते हैं। अब हम परसेंटेज पढ़े या इन चीजों पे बात करें, मुझे एक बात बताओ। और अगर इन पे बात करेंगे तो फिर इसको साइड करना पड़ेगा। तो आप लॉस किसका कर रहे हो, बात समझो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर कुछ पूछना है तो या तो क्लास के लास्ट में पूछ लिया करो, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ लोगे, वहां मैं गाइड करूंगा। यहां परसेंटेज पढ़ेंगे तो फोकस करोगे, मजा आएगा। दुनिया भर की बात करोगे, इधर उधर की बात करोगे, नुकसान आपका है, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है उसमें, नुकसान सिर्फ आपका है, ठीक है। हाँ आप बोलोगे सर एक बार फिर से बता दो, मैं बता दूंगा। आप इसी में कुछ पूछोगे, आप 10 चीजें पूछोगे, मैं इससे रिलेटेड सब बता दूंगा, पर आप दूसरी बातें करोगे, मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। रिप्लाई नहीं करता हूं, फिर आप लोग उसमें नाराज होते हो, सर आप हमें इग्नोर कर रहे हो। तो ये सब चीजें मत करो, और इससे डिस्टर्ब होते हैं, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि मैं बार बार देखता हूं, मैं डिस्टर्ब होता हूं, फिर किसी का जवाब दे दो तो फिर बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। कुछ लोग देखो आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग जो हैं अभी भी पूछने में लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा समझो। इसलिए आप अब याद रखना, आगे मैं नहीं समझाऊंगा। अगर चैप्टर से अलग आप कोई बात करोगे, मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा, और प्लीज उस पर आप नाराज मत होना, है ना, क्योंकि सबको नाराज करने से अच्छा है कि आप अपने कमेंट्स को कंट्रोल करें। वही पूछो जो टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें पूछो, इधर उधर की बातें मत किया करो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। देखो अशोक को 45 डिग्री है, एक्चुअल में वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैंने अशोक से कहा कि भाई अशोक 45 डिग्री नाप कर बताओ, तो अशोक ने उसे 45 डिग्री और 27 मिनट नाप दिया। देखो डिग्री में आप हमेशा याद रखना, जो डिग्री का होता है पैटर्न, जैसे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री से छोटा क्या होता है, तो 1 डिग्री के 60 पीस होते हैं, तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है। घड़ी वाला मिनट नहीं, घड़ी वाला मिनट सेकंड अलग होता है, और डिग्री का मिनट सेकंड अलग होता है, बोलते एक जैसा है। तो ये क्या होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स होते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। डिग्री से छोटा मिनट और मिनट से छोटा सेकंड। तो हमने उससे कहा
कि भाई 45 डिग्री माप दो, उसने 45 डिग्री 27 सेकंड माप दिया, तो आपको क्लियर दिख रहा है कितने सेकंड्स की, कितने मिनट की गलती करी उसने, 27 मिनट की। ठीक है, अब ये मिनट में है और इसने गलती किस पे करी है, 45 डिग्री पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। पर आपको कुछ यहां पे गलत दिखाई दे रहा है क्या? कुछ ना कुछ यहां पे गड़बड़ है। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है यहां पर, है ना। गड़बड़ यह है कि ये मिनट में है और ये डिग्री में है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि या तो हर चीज मिनट में हो, यूनिट सेम होना चाहिए। तो 27 मिनट को अगर घंटे में बदलें, ठीक है, घंटे में मतलब सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करें, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। ठीक है, एक मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो मुझे एक्चुअल में इसको क्या करना पड़ेगा, 27/60। अब ये पूरा एक डिग्री बन गया है, बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, 27/60 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2760 इधर जाएगा, 45 भी नीचे हो जाएगा, और इंटू करेंगे 100 का। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं जो जो कैंसिल हो सकता है। तो 9 से कैंसिल होगा ये 3 बार, 9 से कैंसिल होगा ये 5 बार। ठीक है, और 3 से कैंसिल हो जाएगा ये आपका 20 बार, 20 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 से 5 कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा। मतलब अशोक ने कितने परसेंट की गलती करी है, 1% की, ऑप्शन नंबर बी। हाँ ठीक है गरोठिया जी, आपको क्लास नोट्स मिलते तो हैं, उसके बाद आप आराम से नोट कर लिया करो, समझ में आया कि नहीं आया, फिर भी मैं साइड हो जाऊंगा। 45 डिग्री में 45 डिग्री 27 मिनट्स की गलती करी, 27 मिनट की गलती करी। अब ये मिनट में है, ये डिग्री में है, दोनों सेम होना चाहिए। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 45 डिग्री हमारा बेस रहेगा। सॉल्व करा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब बचा 1। तो अशोक ने 1% की गलती करी है। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 था। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं, यस यहां पे आप देख सकते हो टाइप नंबर 6 है ये अपना, और यहां से अब अपने पास फेल वाले क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये पास होने वाले, फेल होने वाले, इनसे जुड़े हुए जितने भी टाइप हैं, मैं आपको सारे प्रकार के क्वेश्चंस इसमें करवाने वाला हूं। हाँ, प्रिंस 45 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 45 इंटू 60 करेंगे तो भी वही बात है। ओके, बिल्कुल। देखो आप बोल रहे हो 27 और नीचे 45 था, ये सेकेंड्स है। अब हम डिग्री को सेकंड में बदलेंगे तो इसके लिए भी तो 60 से मल्टीप्लाई करके 100 से ही करना पड़ेगा ना, तो भी वही बात है, आंसर तब भी 1 आएगा। तो इसमें 60 से डिवाइड कर दो या इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। मेन लॉजिक क्या है, यूनिट सेम होनी चाहिए। ओके, चलिए देखें इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन हमने लिया है, फिर धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और बहुत मजा आएगा आपको इस वाले टाइप को करके। देखिए, एक परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। एक बच्चे ने 220 नंबर लाया लेकिन वो 20 नंबर से फेल हो गया। बात समझना, 40% लाओगे तो पास होगे। एक बच्चे ने 220 नंबर लाया लेकिन वो 20 मार्क्स से फेल हो गया। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर इसको 20 मार्क्स मिल जाते तो क्या ये पास हो जाता? है ना, 20 मार्क्स से फेल हुआ, 20 अगर मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं? 240। ये अलग बात है कि उसको मिले 220 है
है ना। अब हमने 40% के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए और पास होने के लिए 240 मार्क्स चाहिए। दोनों चीजें बराबर हैं। 220 बराबर नहीं रख सकते क्योंकि 220 में वो फेल है। पास होने के लिए 240 नंबर लाना पड़ता है। और ये मैंने आपको सबसे पहले दिन ही करना सिखाया था कि 240 अगर 40% है तो 100% क्या होगा, 40 से कैंसिल होगा 6 बार, 6 और 100 का गुणा, आपका आंसर आएगा 600। एंड ये 600 क्या है, ये उस एग्जाम के टोटल मार्क्स हैं। उस परीक्षा में कुल कितने अंक हैं या टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का है, आंसर आएगा 600। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, कभी कभी स्टूडेंट फेल होता है, कभी कभी स्टूडेंट एक्स्ट्रा मार्क्स लाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन यूं ही बता देता हूं, यह बात सभी को समझ में आ गई होगी। हां शुभम, वही हम देख रहे हैं, देखो इधर समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन में इसी में ले लेता हूं, सिर्फ आप सुनना ध्यान से। मैं कहूं कि एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% लाना कंपलसरी है। एक बच्चा जो है वो 175 मार्क्स लाया, उसे कितने मार्क्स मिले, 175, और उसने 15 मार्क्स एक्स्ट्रा ही लाया है, 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लाया है। तो बताइए उस एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, 175 नंबर वो लाया और अब उसके पास 15 मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, मतलब पास तो 160 पर ही हो गया होगा ना, समझ में आया। इसलिए इस बार हम क्या लिखेंगे, 40% इज इक्वल टू 160। देखो दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या है, पिछली बार 220 क्वेश्चंस मिले थे और 20 मार्क्स से वो फेल हुआ था, है ना। क्योंकि 20 मार्क्स से फेल हुआ था मतलब उसे परीक्षा में लाने पड़ेंगे 240 नंबर। इस बार का केस क्या है कि वो 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लाया है, मतलब पास तो हुआ है और 15 ज्यादा ही लाया है। अगर 15 हम इससे ले भी लें तो हमें रियल में पता चलेगा कि पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं, 160। उस केस में हम 160 रखेंगे, 160 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 और आपका आंसर हो जाएगा उस एग्जाम के टोटल मार्क्स 400। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। तो अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको हम प्लस करेंगे, तब हमें उसके रियल मार्क्स पता चलेंगे। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा मार्क्स लाया है तो उससे उतना हम वापस लेंगे तो हमें उसके रियल मार्क्स पता चलेंगे। दोनों कंडीशन समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का हम थोड़ा सा हार्ड लेवल देखते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कैसे करते हैं उसको आप ध्यान से देखिए। यहां पे दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं। आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना, फिर मैं इसको बताऊंगा। आप बस एक बार अच्छे से रीड करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करेंगे। अच्छा एक बार और बताना है, ठीक है, एक बार और देखो। आप इधर देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं एक बार फिर से बताना है, फिर से समझो, ठीक है। लैंग्वेज पे फोकस करो। एग्जाम में आपको 40% लाना है। एक बच्चे को 220 मार्क्स मिले और 20 मार्क्स से वो फेल हुआ, ठीक है। आप खुद सोचो, आप एक परीक्षा में बैठे और आपके 220 नंबर आए और आप 20 नंबर से फेल हो गए, 20 मार्क्स से फेल हो गए। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर 20 मिलते तो पास हो जाते, मतलब पासिंग मार्क्स क्या है, 240 है। तो पास होने के लिए 240 मार्क्स लाना पड़ता है और पास होने के लिए 40% लाना पड़ता है। सो बस ये आपका 6 हो गया, परसेंट का 100 हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 600। अभी समझ में आया? आकांक्षा, भाग्यश्री और खुशी, 3 लोगों ने कहा था रिपीट करने का। क्लियर है? ठीक है। तो बात क्या है, अब यही चीज ऐसी होती कि एक बच्चे को 220 नंबर मिले और वो 20 नंबर ज्यादा ही लाया है, तो अगर उसके पास 20 कम होते तो पता चलता कि पास तो वो 200 मार्क्स भी हो गया था। तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस। फेल हुआ है तो प्लस करो और अगर ज्यादा लाया है तो माइनस करो। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, देखिए इसको, आप इसको पढ़ो, तब तक मैं इसका रफ वर्क कर देता हूं। एक बच्चे को 20% मार्क्स मिले हैं और वो 30 मार्क्स से फेल हुआ है।
30 मार्क्स से फेल। ठीक है, दूसरा एक और बच्चा है जिसको 32% मिले हैं और वो 42 मार्क्स एक्स्ट्रा लाया है। ठीक है, ये इस लास्ट वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। हेमंत, वो वाले क्वेश्चंस आगे आएंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ब्रोकर वाले क्वेश्चंस रुक जाओ, अभी मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं, मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। प्रिंस, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से नहीं करना, फंस जाओगे। देखिए इधर, अब हम इसमें क्या करेंगे, सुनना आप बात। आपसे यहां पे पूछा है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, आपसे बोला है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। ठीक है, एक बात मेरी ध्यान रखना कि अगर आपको पासिंग मार्क्स निकालना है तो पासिंग मार्क्स के पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि उस एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं, वो परीक्षा टोटल कितने मार्क्स की है, यह पहले पता लगाना पड़ेगा। देखो, मैं आपको पहले बताता हूं कि टोटल मार्क्स निकालने की ट्रिक क्या है, उसके बाद पासिंग मार्क्स तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमेशा हमें लेना होता है डिफरेंस। ठीक है, आप हमेशा डिफरेंस लोगे दोनों का। तो मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 12% का। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो जब एक फेल हो और एक को एक्स्ट्रा मिले तो इनको हमेशा प्लस करना। देखो, इनको माइनस करना है और इनको आपको प्लस करना है। क्यों करना है मैं लास्ट में बताऊंगा। तो दोनों में डिफरेंस है 12% का और इन दोनों को प्लस करना है, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, सो 12% की वैल्यू 72 है। 72 को हमने 12 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 12 से कैंसिल हुआ 6 बार, 6 और 100 का मल्टीप्लाई किया। आपको एक बात पता चल गई कि उस एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं, 600। इतनी बात सभी को समझ में आई। इनका हमेशा डिफरेंस लेना है और इनको हमेशा प्लस करना है, और दोनों को आप बराबर रखोगे, आपको उस एग्जाम के टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, ये क्यों माइनस करना है प्लस करना है मैं आगे बताऊंगा, अगली स्टेप सुनो। अब आप किसी भी एक स्टूडेंट को लेकर पासिंग मार्क्स पता लगा सकते हो। अच्छा, मार्क्स भी नहीं, परसेंटेज पूछा है। आगे सुनो, एग्जाम कितने नंबर की है, 600। आप ए को ले लो, इसको हम ए से कर रहे हैं ना, दोनों से कर सकते हैं, आंसर दोनों से आएगा। 600 नंबर के एग्जाम में ए ने कितने नंबर लाया, 20। ओके, तो पहले तो ये देखो कि 20% का मतलब होता है 120 नंबर। ओके, और अभी मैंने कहा था कि वो कितने नंबर से फेल हुआ, 30। तो 120 नंबर लाया और 30 नंबर से फेल हुआ, अगर इसको 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स कितने हैं, 150। पर एग्जामिनर जो है वो यहां भी नहीं रुक रहा। देखो हमने क्या क्या निकाला, पहले हमने निकाला कि उस एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आंसर क्या आएगा, 600। दूसरा हमने निकाला पासिंग मार्क्स कितने हैं, आप ए से भी कर सकते थे, बी से भी कर सकते थे, दोनों से आंसर ला सकते हो। 600 नंबर के एग्जाम में ये 20% लाया, मतलब 120 नंबर लाया और 30 मार्क्स से फेल हुआ। अगर 30 मिल जाते तो पास हो जाता, मतलब पास होने के लिए 150 नंबर लाना पड़ता है, कितने में से, 600 में से। इसी चीज को वो आपसे परसेंट में और पूछ रहे हैं कि इस चीज को परसेंटेज में और बता दो, तो इसको मैं कहां करके बताऊं, यहां करके बता देता हूं। ठीक है, यहां देखना, 150 नंबर वो लाया 600 नंबर के पेपर में से, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 6 से कैंसिल करोगे, मतलब उस एग्जाम में अगर आपको पास होना है तो कितने परसेंट लाने पड़ेंगे, 25। ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आया। ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया है नो लिख दो, समझ में आ गया है तो यस लिख दो। देखो जितेंद्र, तुम नहीं मानोगे, अभी मैंने कहा कि इधर उधर की बात मत करो, फिर शुरू हो गए। समझ में आया भाई, जल्दी से बताओ। इनका हमेशा डिफरेंस लेना है और इनको हमेशा प्लस करना है। क्यों प्लस करना है मैं बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो। दोनों में डिफरेंस है 12 का, दोनों में डिफरेंस, दोनों को प्लस करा 72, 12% 72 है, टोटल मार्क्स आया 600। हमेशा पहले टोटल मार्क्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप ए या बी किसी को भी ले लो, आंसर आ जाएगा आपका। पासिंग मार्क्स आ गए। मैक्सिमम एग्जाम्स में पासिंग मार्क्स पूछा जाता है, अगर वो और कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो ये पासिंग परसेंट है। ये क्या है, पासिंग परसेंट है ना, दोनों में डिफरेंस है। ये
उत्तीर्णांक है मतलब पासिंग मार्क्स है, और ये पासिंग परसेंट है, उत्तीर्णांक का प्रतिशत है। हाँ, प्लस माइनस में समझा रहा हूं। ओके, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखो, पूरा मैं हटा रहा हूं, आप सुनना ध्यान से। आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले पता लगाना है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 12 का, और इनको प्लस करना है। एक फेल है, एक एक्स्ट्रा है, प्लस कर दो। 42 प्लस 30 72। तो 72 को अगर 12 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा उस एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं, 600। ठीक है, 600 नंबर की परीक्षा है। अब 600 नंबर की परीक्षा में किसी भी एक को लेना है। ए से भी आंसर आएगा, बी से भी। मैं ए को ले रहा हूं। ए को 600 नंबर के एग्जाम में 20% मार्क्स मिले, तो जैसे मैंने इसका 20% निकाला, आया 120। मतलब उसको कितने नंबर मिले, 120 नंबर मिले, और वो 30 मार्क्स से फेल भी हुआ है। मतलब इसको अगर 30 मिल जाते तो पास हो जाता। मतलब उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स कितने हैं, 150, है ना। ये 120 ए को मिले, 30 और मिलते तो पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं, 150 हैं। क्लियर है। उन्होंने मार्क्स नहीं पूछे, अंक नहीं पूछे, उन्होंने बोला परसेंटेज में बताओ। तो मुझे एक बात बताओ कि 150 नंबर लाना पड़ता है 600 में से। इसको स्कूल में आप परसेंटेज में ऐसे ही तो बदलते थे। आपके पेपर कितने नंबर के उसको नीचे रखते थे, कितने नंबर मिले उसको ऊपर रखते थे, और 100 से ही तो मल्टीप्लाई करते थे। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि उस एग्जाम में अगर पास होना है तो 25% लाना होगा। हां शौभिक, मैं बाकी कंडीशंस बता रहा हूं। टोटल मार्क्स स्वाति ऐसे ही निकालना होगा। अभी भी समझ में आ गया सभी को? अरे मेरे भाई रोहित, मैं बोल रहा हूं कि इनका कारण मैं बता दूंगा, तुम लोग क्यों नहीं मानते हो? ये समझ लो, फिर मैं प्लस माइनस का तरीका भी बताऊंगा, वही वही बात रिपीट करते हो। 3 कैंडिडेट का क्वेश्चन नहीं आएगा गरोटिया जी। 3 का नहीं आता, मिले तो मुझे भेजना। ठीक है, चलो अब इसकी बात सुनो कि ये हम इसको माइनस क्यों कर रहे हैं। देखो, फैक्ट ये है कि आप दोनों में डिफरेंस ले रहे हो, है ना। एक्चुअल में आप दोनों में डिफरेंस ले रहे हो, इस बात को समझो। आप दोनों में अंतर ले रहे हो। तो जब इनका अंतर लिया तो इन्हें प्लस क्यों किया, मैं वो बता रहा हूं, है ना। हम बेसिकली दोनों में डिफरेंस ही ले रहे हैं। तो आप बताओ 32 और 20 का डिफरेंस कितना है, तो आप तुरंत बोल दोगे 12। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि एक 30 मार्क्स से फेल हुआ और एक को 42 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो पता है आप में से मैक्सिमम लोग क्या आंसर देते? आप बोलते सर इनका डिफरेंस 12 है। ठीक है, इनका डिफरेंस 12 नहीं है, इनका डिफरेंस 72 है। ठीक है, अब डिफरेंस 72 क्यों है, इसके लिए मुझे आपको एक स्कूल की चीज सिखानी पड़ेगी। आपने सभी ने नंबर लाइन पढ़ा होगा, संख्या रेखा, है ना। एक बच्चा, जैसे आपको पहले एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, एक लिखा है -2 और एक लिखा है +3। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते थे 5वीं 6वीं क्लास में, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में कितने का अंतर है। तो एक 0 से 2 इधर है और एक 0 के 3 उधर है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। ओके, तो एक माइनस में एक प्लस में, और हम अंतर ले रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। तो एक 0 के 2 इधर है और एक 0 के 3 उधर है, तो 1 2 3 4 5 कितने का डिफरेंस है, 5 का। वही बात यहां है, समझना। ये पासिंग का हमने एक साइन बना लिया। एक 30 नंबर से फेल हुआ और एक को 42 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, तो दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, तो दोनों में डिफरेंस होगा 72 का। तो हम डिफरेंस ले रहे हैं, पर क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसलिए वो दोनों प्लस हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अमन, ये रेशो से नहीं होगा। हाँ मनोज जी, बी से भी निकाल सकते हैं, उससे भी करके मैं बता देता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? रीजन है ना। ये नंबर लाइन हम सब ने बचपन में पढ़ा है। एक 30 नंबर से फेल हुआ, एक को 42 नंबर ज्यादा मिले, तो आप अपना बेस देखो ना, आपका बेस तो 0 है,
एक -30 एक +42 है, दोनों में डिफरेंस कितने का होगा? दोनों में डिफरेंस 12 का नहीं है, दोनों में डिफरेंस 72 का है। अभी भी समझ नहीं आया तो नंबर लाइन पढ़ना पड़ेगा आपको फिर बचपन का, ठीक है? ओके, चलो अब आगे सुनो। अगर आप बोलोगे कि सर बी से कैसे निकालें, तो देखो आपने इतना तो निकाल ही लिया था ना कि परीक्षा कितने मार्क्स का है, 600, यहां तक तो आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है? बी से करना चाहते हो तो बी को 32% मिले। 32% का मतलब क्या होता है? 12 का 2 कैरी 1, 18 और 1 19, 192। और ये भाई 42 नंबर ज्यादा ही लाया है, एक्स्ट्रा है, इससे 42 वापस लो। तो 42 अगर आप वापस ले लोगे तो पता चलेगा पास होने के लिए कितने नंबर लाना पड़ता है? 150। वही करो, 150 अपॉन 600 इंटू 100। ठीक है, 15 मिनट लगा दिए आज आपने इस एक अकेले क्वेश्चन में। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक को दूसरे से, छोड़ो इसको, भी कल करेंगे इसको, इस वाले को देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? हाँ, रमाशंकर डिफरेंस लेकर ही होता है, और डिफरेंस क्यों लेना है वो मैंने आपको समझाया उसमें। ठीक है, पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन? देखिए, एक परीक्षा में 3 विषय हैं, प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 55% लाता है, दूसरे में 75 लाता है, और तीसरे में 70%, उसे कुल 70% प्राप्त करना है। तीसरे विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? ओके, इसका मैं आपको बहुत गजब की ट्रिक बताता हूं। आपने शायद अगर YouTube पे मुझसे नहीं पढ़ा है तो आप इस ट्रिक को देख के हिल जाओगे, आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन की ट्रिक देखकर। अब यहां पे आप लॉजिक समझना। इस क्वेश्चन को हम करेंगे एवरेज से। एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। हम यहां पे एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर लाएंगे। कैसे? बात सुनना। एक एग्जाम में कितने पेपर्स हैं? 3 पेपर्स हैं, और हर पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। ठीक है, अब मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं उसमें इसकी जरूरत ही नहीं है, और ये ट्रिक आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये किसी किताब से देखी हुई है नहीं, खुद की मेरी बनाई हुई है, और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगर बुक्स में देखोगे ना तो 100 का, भाई एक पेपर 100 का, तो 3 पेपर 300 के, 300 का 70% निकालोगे, फिर 100 का 55, 100 का 75, ऐसा पूरा कैलकुलेट करके आंसर लाना पड़ेगा, उससे बहुत लंबा आपका जाएगा। ठीक है, अब इसको आप आसानी से कैसे कर सकते हो, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको यह बात दिमाग में बैठा लो कि टोटल पेपर कितने हैं? 3, और सारे पेपर्स कितने मार्क्स के हैं? 100 मार्क्स के। ओके, अब पहले पेपर में वो जो बच्चा है वो कितने परसेंट लाया? 55। दूसरे पेपर में वही बच्चा कितने नंबर लाया? 75। और सवाल यह है कि तीसरे में कितना लाए ताकि एग्रीगेट उसका 70% बन जाए। अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया है तो आप याद करो, कॉलेज में ऐसा नहीं करते थे कि फर्स्ट ईयर में 55% ही बने, तो सेकेंड ईयर में मेहनत कर ली 75 बन गए। अब हमारा एक कैलकुलेशन होता था कि अब फाइनल ईयर है, इस बार इतना तो लाना है कि एग्रीगेट 70% बन जाए। ऐसा करते थे या नहीं करते थे? फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, फाइनल ईयर में ऐसी मेहनत करना है कि ओवरऑल 70% तो आए, बस वही काम है। अब सुनना बात ध्यान से, ठीक है? आप 70% ओवरऑल लाना चाहते हो, एवरेज लाना चाहते हो, कितने पेपर्स में? 3, मतलब आप तीनों पेपर्स में टोटल 210% लाना चाहते हो। 70 70 70, टोटल 210% लाना चाहते हो। आपने 2 पेपर में कितना लाए? इनको प्लस करो, 5 + 5 10, 0 12 और 1 13। आप ऑलरेडी 130% ला चुके हो। ठीक है, टोटल कितना लाना है? 210। कितना ला चुके हो? 130। 130 माइनस करो, आपका आंसर आएगा थर्ड पेपर में आपको 80% लाना है। दैट्स इट,
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जितने पेपर होंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 पेपर्स होते 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 पेपर्स होते 5 से करते, 10 पेपर होते 10 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, मुझे 70% लाना है तीनों पेपर्स में, है ना? तो 70 एवरेज है, तो 3 पेपर्स का टोटल क्या होगा? 210। मतलब मुझे टोटल 210% लाना है। मैं ऑलरेडी 130% ला चुका हूं, कितना और लाना है? 80%। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? कैसी लगी ये वाली ट्रिक? ठीक है, जितने पेपर्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करोगे। 3 पेपर है 3, 4 पेपर है 4, जितना ला चुके हो उतना घटा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। हां, हमने यहां पे एवरेज ट्रिक लगाई। ठीक है भाई, मैंने कहा कि मेरे 3 बैंक अकाउंट्स हैं और उसमें एवरेज 1000 रुपए रखे हैं, तो 3 अकाउंट का एवरेज 1000 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे? तीनों का टोटल 3000 रुपए होगा ना। तो ये एवरेज है तीनों पेपर्स का। ये जो हमने करा ये एवरेज है, एग्रीगेट है। एग्रीगेट का मतलब तो समझते हो, एग्रीगेट मतलब औसत, तीनों का टोटल 70% है, 3 सब्जेक्ट्स का मल्टीप्लाई करा 210, इतना आप ला चुके हो, 80% और लाना है। अमन, अगले क्वेश्चन में पता चलेगा टाइम किस में बचेगा। ठीक है, चलो। और इसको करने का एक तरीका है, अभी नहीं बताऊंगा मैं, कल इसको एक और मेथड से बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो फिर ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे कर लेना। अब जिनको लग रहा है कि इसमें टाइम कम लगे, इसमें ज्यादा लग रहा है, वो इसको करो। एक और क्वेश्चन ले ही लेते हैं। हाँ, उस केस में स्वाति फिर पूरा अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर कभी नहीं आता वैसा। ओके, नाइस मेथड, सुपर ट्रिक। ओके ओके, थैंक यू आकिब। अंतर उसका कुछ नहीं करना है, वही तो मैंने कहा, 100 का कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो, आपको मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है, कितने भी नंबर के पेपर्स हो हमें उससे मतलब ही नहीं, वही तो लॉजिक में सिखा रहा हूं। आप तो फोकस करो बस परसेंटेज पे। आपने देखा टोटल कितने परसेंट लाना है? 80%। तो भाई मेरा टारगेट है कि मुझे 80% का एवरेज मेंटेन करना है। और इस बार कितने पेपर्स हैं? 4, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मुझे इस बार टोटल 320% बनाना है। ओके, फर्स्ट पेपर में 60% लाए, 7 में 75% लाए, थर्ड में 95% लाए, टोटल करो, ये आ गया वापस से 0, और ये हो गया 10, 1 जो कैरी किया था 10, 10 + 17 + 6, ये आ गया आपका टोटल 230। तो हम 230% ला चुके हैं, मतलब 90% लाना है फोर्थ पेपर में आंसर। इससे जल्दी आप आंसर नहीं ला सकते, नीचे ऑप्शन होगा, आंसर आएगा हमारा 90%। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? 80% 4 सब्जेक्ट्स में लाना है, टोटल 320। आपने 3 सब्जेक्ट्स में 230% ला चुके हो, चौथे पेपर में 90% लाने की मेहनत करना है, फोर्थ पेपर में 90% ले आए, एग्रीगेट आपका एवरेज 80% बन जाएगा। ठीक है, इसकी एक और ट्रिक है, वो भी बहुत अच्छी है। कल मैं आपको शुरुआत में पहले इसका एक और तरीका बताऊंगा, अगर आप बोलोगे तो, उसके बाद फिर कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे के मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं, कल हमारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, है ना? कल हम लोग ये वाले क्वेश्चन, ये तो खैर एक और क्वेश्चन इसी का, कल हम ये वाले क्वेश्चंस करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग, कि 60% बच्चे हिंदी में पास हुए, 45% संस्कृत में, 25% दोनों में फेल हो गए या पास हो गए। कल ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, इनमें बहुत मजा आएगा, इनकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इनको हम समझेंगे। ओके, चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। आज YouTube पर भी क्लास है, तो उसकी क्लास के बाद आपको जो है इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप रिवाइज कर लेना, और कल हम इनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, बीच में एक जो क्वेश्चन था होमवर्क का, वो आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना।